हेमंत सोरेन को जिस जमीन घोटाले के मामले में कुर्सी गंवानी पड़ी वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। मामले में फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई और रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया था। यह जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है। जिस जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी उसमें ईडी अब तक 236 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है और इससे पहले भी ईडी ने करोड़ों रुपए मूल्य की अलग जगह दो भूमि को अस्थायी रूप से कुर्क की थी, जिसका बाजार मूल्य 74.39 करोड़ रुपए था। इन संपत्तियों में सेना के उपयोग वाली बरियातू मौजा की 4.55 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य 41.51 करोड़ रुपए था, और दूसरी बाजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य 32.87 करोड़ रुपए था। नमस्कार, मैं उमेश कुमार जी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं हेमंत सोरेन और ईडी के इस पूरे मामले का एनालिसिस, किस प्रकार ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन को कसता जा रहा है, पहले समन से अब तक की पूरी कहानी क्या है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजों का पर्दाफाश होगा। ये पूरा मामला आपको इस वीडियो में समझ आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल जब ये दूसरी मौजा और पहले मौजा को जब संपत्ति को ईडी कुर्क की, उसके बाद ही ईडी ने 161.64 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इसमें चेसायर होम रोड के गाड़ी गांव मौजा के खाता नंबर 37 की प्लॉट नंबर 28 स्थित 1 एकड़ जमीन, नामकुम अंचल के पुगड़ू मौजा स्थित खाता नंबर 93 और प्लॉट नंबर 543, 544, 546 और 547, इन सब में 9.30 एकड़ जमीन और सिरमटोली में वार्ड नंबर 6 स्थित एमएस प्लॉट नंबर 908, 851, 910 और इस सब में 5.883 एकड़ जमीन शामिल है। इस जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को समन भेजा गया। इसी समन में लेके करीब 9-10 समन भेजा गया। 10 समन, आप कह सकते हैं कि कितना मामला को कितनी एक्टिवली की तरफ से इस पे काम किया। पहला समन 8 अगस्त 2023 को भेजा गया, जब 14 अगस्त को हाजिर होने को कहा गया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। दूसरा समन 19 अगस्त को भेजा गया और दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को बुलाया गया, लेकिन फिर सोरेन नहीं पहुंचे। तीसरा समन 1 सितंबर 2023 को ईडी ने तीसरा समन भेजकर 9 सितंबर को बुलाया तो भी सोरेन नहीं। फिर 17 सितंबर को समन भेजकर चौथा समन 23 सितंबर को हाजिर होने को कहा। सोरेन ने तभी भी जवाब देकर केंद्र को घेरा लेकिन पहुंचे नहीं। पांचवा समन 26 सितंबर को ईडी ने भेजकर 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा, लेकिन वो नहीं है। छठा समन, उसके समन की अवहेलना के बाद 11 दिसंबर को छठा समन भेजा गया और 12 दिसंबर को पेश होने को कहा गया 2023 12 दिसंबर को, तो भी हेमंत सोरेन नहीं है। सातवां समन 29 दिसंबर को सातवां समन भेजा गया और मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समय व जगह खुद तय करने को कहा गया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कब और किस जगह आना है, क्योंकि अब तक के समन में हेमंत सोरेन उनकी दी गई तारीख समय में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन नहीं है। आठवां समन ईडी ने फिर 13 जनवरी माफ कीजिएगा 2024 को 13 जनवरी को 8वां समन किया और 16 से 20 जनवरी तक बयान दर्ज कराने के लिए कहा। एक अंतराल दे दिया कि 16 से 20 तक का बयान दर्ज कराए। 9वां समन 25 जनवरी को 9वां समन कर पूछताछ के लिए फिर 27 से 31 जनवरी के बीच समय देने को कहा, जिस पर मुख्यमंत्री जो अभी पूर्व सीएम है उसने जवाब दिया कि व्यस्त हैं, बाद में बताएंगे कि कब उनसे पूछताछ हो सके। और 10वां समन 27 जनवरी को, जब 10वां समन का बयान दर्ज करने के लिए 29 से 31 जनवरी का समय
दिया गया था। साथ ही वह भी कहा कि अगर वे समय नहीं देंगे तो ईडी उनसे उक्त तिथि में कभी भी पूछताछ करेगी। सवाल यहाँ पे आता है कि क्या कानून से ऊपर है कुछ? हेमंत सोरेन प्रत्येक समन का जवाब देते गए। इसमें उन्होंने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया, लेकिन एक बार भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। 10 समन में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने लिखा था हेमंत सोरेन को कि वे मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो कानून से ऊपर है। ये स्टेटमेंट ईडी का था 10 समन जब एक बार वो उपस्थित नहीं रहे, बयान दर्ज नहीं करे। जिस पर सोरेन का जवाब था कि समय नहीं है, बाद में बताएंगे। ईडी के सख्त पथ पर जब ये आया कि वे मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर है। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 20 जनवरी को सीएम आवास में उनसे पूछताछ। मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार हो गए। जब इसका ये सख्त लेटर गया उनके यहाँ उनको लेकर, तब वो तैयार हुए और 20 जनवरी को सीएम आवास में पूछताछ के लिए तैयार हुए। ईडी ने पूछताछ में ही कहा कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, एक बार फिर पूछताछ करनी पड़ेगी। इसके बाद ईडी ने 25 जनवरी को नवा समन कर पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच समय देने को कहा। मुख्यमंत्री ने उस पर जवाब दिया कि वो व्यस्त हैं और बाद में बताएंगे कि कब उनसे पूछताछ हो सकेगी। इसके बाद ईडी ने 27 जनवरी को 10वां समन बयान दर्ज कराने के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर वे समय नहीं देंगे तो ईडी उनसे उक्त तिथि में कभी पूछताछ करेगी। ये लास्ट के 9वें 10वें समन की कहानी है। इसके बाद ही ईडी आगे की कार्रवाई करती रही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहानी यहां तक है। अब क्या? दरअसल हेमंत सोरेन को जिन मामलों में गिरफ्तार किया गया कोई एक मामला नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कई मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया। कई मामलों में उन पे पूछताछ चला। शराब घोटाला जिसमें सिर्फ योगेंद्र तिवारी गिरफ्तार हुए थे। मनरेगा घोटाला जिसमें पूजा सिंघल, चार्टर्ड अकाउंट सुमन कुमार गिरफ्तार हुए थे। सुमन अभी जमानत पर पड़े फिलहाल। अवैध खनन मामला, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, नेताओं और नौकरशाहों की करीबी प्रेम प्रकाश, दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव, पंकज मिश्रा का खास सहयोगी कृष्णा कुमार शाह, भगवान भगत, टिंकल भगत और राहुल यादव। इनमें से फिलहाल कई जमानत पर हैं, लेकिन इस मामले में भी उनसे पूछताछ की बात हुई। वहीं कोल लिंकेज घोटाला में भी, जिसमें इजहार अंसारी हजारीबाग गिरफ्तार हुए। पद का दुरुपयोग कर टेंडर घोटाला के नाम पे वीरेंद्र राम, आलोक रंजन, नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया अवैध खनन केस में सीएम से 17 नवंबर 2022 को पूछताछ हुई थी। यानी कुल मिला के 5 मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही थी झारखंड में, जिसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जोड़कर देखा गया। अब ये सवाल आपके मन में होगा कि 5 मामलों में आखिर हेमंत सोरेन की कुर्सी किस मामले में गई? हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी किस मामले में? उसे 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका पर्दा, इस बात का रहस्य अब खुल चुका है। हेमंत सोरेन को जिस जमीन घोटाले के मामले में कुर्सी गंवानी पड़ी, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। मामले में फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई थी और रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया था। यह जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है। आपको बता दूं कि इस मामले में हेमंत सोरेन से पहले इस अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की गिरफ्तारी हो चुकी थी। मामले में अब तक 15 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें हेमंत सोरेन की नाम है। वहीं इस पूरे मामले में बाबूलाल और सरयू यादव के भी कई बयान निकले। बाबूलाल मरांडी, सरयू यादव, हेमंत की एफआईआर को लेकर कई बयानबाजियां, राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिली, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री सरयू राय ने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से ST/SC थाना में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराए गए एफआईआर की फर्जी होने की आशंका जताई। वहीं दोनों नेताओं ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक हेमंत सोरेन अपने को साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र का विधायक बता रहे हैं, जबकि झारखंड में साहिबगंज नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि एफआईआर ही फर्जी है।
क्योंकि हेमंत सोरेन का अपना विधानसभा बरहेट की जगह साहिबगंज बताना संदेह को जन्म दे रहा था, जहां से ये मामला सामने आया। वहीं डीजीपी और पुलिस अधिकारी से इसकी सत्यता जांचने की मांग भी की। बाबूलाल ने ये तक भी लिख दिया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा में फर्जीवाड़ा का पहला या पहले भी रिकॉर्ड रहा है। ये पहला नहीं है, पहले भी रिकॉर्ड रहा है। वहीं शिबू सोरेन के समय 1, 2, 3 लोगों को एक जगह का टिकट दे दिया गया था, बयान राजनीति देखने को। इस पूरे मामले में राजनीतिक तो यहां पे है, ईडी के मामले में हेमंत सोरेन शिकंजे पर है, लेकिन झारखंड में जहां पे हेमंत सोरेन एक बड़ी पहचान है, एक बड़े नाम है, उन्होंने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक अलग लेवल पर, अलग स्थान, पार्टी को एक अलग नाम पहुंचाया है, एक नाम दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम पहुंचाया है, एक पहचान दिलाई। ऐसे में इस बीच में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना, जो गिरफ्तार हुआ उसके बाद अब क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।